हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 82 विज्ञान सब्जेक्ट की है। 9th क्लास के बच्चों के लिए है, 5 तारीख की है। ठीक है, हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है तत्व और यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है। तो बेटा देखो, हमारे आसपास क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं अलग अलग, तो उनको वर्गीकृत किया गया है तत्वों और यौगिकों में। ठीक है, तो किस आधार पर किया गया है? उनके रासायनिक संगठन की, वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तत्व क्या होते हैं? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो तत्व ऐसा पदार्थ है जो कि मूल रूप में है, उससे छोटा हम उसको नहीं बना सकते तत्व के रूप में। ठीक है, तत्वों का साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब तत्वों को बेटा क्या किया जा सकता है? कुछ तत्व धातु होते हैं, कुछ तत्व उपधातु और कुछ तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। और पदार्थ को हमने 2 वर्गों में बांटा, एक तो तत्व के और एक यौगिक के रूप में। तत्व हमने जान लिया जो मूल रूप में होते हैं, ठीक है, यानी कि सरल रूप में होते हैं, जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते, वो तत्व हो गए। अब यौगिक क्या है? यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात के रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। यानी कि यौगिक क्या है बेटा? कोई भी 2 तत्व मिले हैं और एक निश्चित अनुपात में मिलने से एक रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण जो बना है वो होता है यौगिक। और तत्व में कोई ऐसा निश्चित अनुपात नहीं होता, वो अकेला ही होता है। मान लो ऐसे समझ लो कि जैसे 2 फ्रेंड हैं, ठीक है, एक तो सिंगल हो, ठीक है, सब अपने अपने अलग अलग बैठे, तो उनको तो किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि भाई कि इस तरीके से बात करेंगे या फिर कोई इतनी शेयरिंग करेगा तभी वो एक जगह खाएगा। जैसे मान लो इसने मार्केट से कुछ सामान लिया, खाने की कुछ चीज़ें मंगाई, तो उसके लिए तो कोई ऐसी बंदिश है नहीं कि वो कितने की लाएगा कितने की नहीं। लेकिन मान लो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में ये है कि अगर ये देगा और ये देगा तभी वो चीज़ आएगी, निश्चित अनुपात देगा। मान लो ये 10 रुपये देगा, वो 20 देगा, तो 30 रुपये का वो सामान आएगा, तब वो एक यौगिक बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, उसको जितना 5 का 6 का उसकी मर्जी है, वहाँ पर मूल रूप में है वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, अब आपको समझ आया तत्व क्या होते हैं। जैसे अब यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर NaCl, तो ये यौगिक हो गया जिसमें दो अलग तत्व हैं और एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं ये। ठीक है, दोनों का एक एक परमाणु यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, जैसे कि FeCl2, तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और आयरन का 1 परमाणु है। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से जो बना है वो यौगिक हो गया। मतलब 2 अलग अलग तत्वों के मिलने से, एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो हमें मिलता है एक पदार्थ, वो यौगिक कहलाता है। जबकि अगर ये Fe होता अलग और सोडियम होता अलग तो ये एक तत्व कहलाते, अकेले होते जब ये। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते तो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। ठीक है, और उनको हम यौगिक बोल देते हैं। ठीक है, अब बेटा हमने पढ़ा कि जो तत्व होते हैं वो 3 वर्गों में बांटे जाते हैं आगे, धातु में, उपधातु में और अधातु में। तो धातु हम पढ़ चुके हैं, धातु प्राय निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। यानी कि वो चमकीली होती है, ताप तथा विद्युत की सुचालक भी होती है, वो तन्य होती है, यानी कि इसको हम तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे तय से तन्य और तय से तार, तो आप ये याद रख लो, तन्यता का मतलब क्या होता है? तार के रूप में खींचना। आघात वर्धनीयता होती है, यानी कि आघात मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना। अगर हम धातु को चोट पहुंचाएंगे, पीट कर उसको महीन चादर में ढाल सकते हैं, ये आघात वर्धनीयता की परिभाषा है। ठीक है, तन्यता की तार में खींचना, आघात वर्धनीयता की आघात पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर उसे एक पतली चादर का रूप दे देना। तो ये सारे गुण दिखाती है धातु। लोहे को हम पीट कर चादर में बदल सकते हैं, तार बना सकते हैं खींचकर। और पारा जो होता है, धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा एक ऐसा है जो कि क्या बेटा, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि ये क्या होती है, धातुएं कठोर होती हैं। उपधातु क्या होती है बेटा? कुछ तत्व, देखो पहले अधातु पढ़ लेते हैं। दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं अधातुएं।
या तो कोई तो सभी को गुणों को प्रदर्शित करती है और कोई कुछ को कर दिया कुछ को नहीं। तो ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है। ये सुचालक थी, ये अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देती थी, ये नहीं। लोहे में से बेटा करंट लगता है, लेकिन इसमें लकड़ी को अगर तुम छुओगे, लकड़ी में को तार से लगाओगे तो उसमें से करंट प्रवाहित नहीं होता, इसलिए करंट हमें महसूस भी नहीं होता, ठीक है। तो वो कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धनीय नहीं होती, यानी कि इनके गिरने पर ऐसी कोई गुंजन वाली आवाज़ नहीं आती, जबकि इनमें आती है। सिक्का गिर दो बेटा लोहे का, या किसी का कोइन गिर देते तो थोड़ी देर तक हमारे कानों में वो गूंजती है, जबकि ऐसा इनमें नहीं होता। लकड़ी को गिरो, कोयले को गिरो, इनके गिरने से हमें कोई ऐसी गूंज की आवाज़ नहीं आती। चमकीली भी नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट इनमें चमकीला होता है। आघातवर्धनीय भी नहीं होती, हम इसको पीट पीट कर पतली चादर में नहीं बदल सकते, ठीक है। उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन और ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सभी अधिकतर गैसें हैं। वैसे ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ये ज़्यादातर कठोर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं उपधातु की। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, यानी कि ना तो वो धातु में ही आते हैं ना अधातु में ही आते हैं, तो उनको हम उपधातु का नाम दे देते हैं, जैसे कि बोरोन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। तो ये क्या है बेटा, उपधातु का नाम दिया हुआ है, यानी कि ये धातु वाले गुण भी दिखाते हैं और उपधातु वाले भी, ठीक है। अब देखो बेटा, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यौगिक तो बेटा जब दो तत्व अलग अलग मिलते हैं आपस में और क्रिया करते हैं तब वो बनता है। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक आपस में मिलता है, एक निश्चित अनुपात नहीं होता, ठीक है। इसमें निश्चित अनुपात चाहिए होता है, यानी कि H2O बनाने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ये होता है, इतने अनुपात में मिलेंगे तभी हमें ये हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलेगा, यानी कि जल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पर बेटा देखो, मिट्टी के अंदर कंकड़, कहीं कहीं किसी मिट्टी में कंकड़ ज़्यादा होती हैं, किसी पर रेत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मिश्रण होता है, कोई फिक्स अनुपात नहीं होता। कोई भी चीज़ ज़्यादा हो सकती है, कोई भी कम। जैसे नमक पानी का घोल बना दो तो उसमें कोई फिक्स तो है नहीं कि इतना ही डलेगा या 4 दाने डलेंगे 10, कोई नहीं है, अपने अंदाजे से कितने भी डालो, तो वो मिश्रण होता है जिसमें निश्चित अनुपात नहीं होता। उसके बाद नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, और जो ये मान लो बन गया H2O, ये स्थायी होता है, ये बना रहता है, टूटता नहीं है ऐसे। ये मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी कि बेटा मान लो तुमने चीनी में नमक घोल दिया, पानी में नमक घोल दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि ये ज़्यादा और कम होता रहेगा, ठीक है। ये क्या हो, ज़्यादा कम हो सकता है बेटा। अगर हम इसमें पानी मिला दें और, तो नमक की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अगर ये H2O है तो अगर हम इसमें अगर और अनुपात मिलाएंगे तो ये बदलेगा नहीं, ठीक है, इतने ही अनुपात से जल बनेगा। नेक्स्ट देखो, नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, और जो दो तत्व थे, मान लो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 लिए, ऑक्सीजन लिया, इन दोनों से हमें H2O जल मिला, तो इसके गुण और इसके गुण अलग थे पहले, लेकिन मिलने के बाद इनके गुण अलग हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। और मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण जो है उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। जैसे कि पानी में तुमने नमक मिलाया तो वो नमकीन ही लगेगा, जैसा कि वो पहले भी लगता था नमकीन, ठीक है। तो उसमें गुणधर्म दर्शाता है। मीठा डालोगे पानी में तो मीठा ही लगेगा, जो कि जबकि चीनी मीठी ही होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन अलग गुण दर्शाता है और H2O में अलग गुण दर्शाता है ये, ठीक है। उसके बाद घटक को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इनको बेटा एक रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ही हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि अब ये यहाँ पर क्या बन गया, H2O बना, तो H2O को हम अगर इसमें से विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आयनों में टूटेगा तो हम इसको इस तरीके से अलग कर सकते हैं दोनों को। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, जबकि घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। जैसे कि आपने पानी में नमक घोल दिया, तो आप इसको क्या करोगे, गर्म कर दो, तो नमक भी नीचे बच जाएगा, ठीक है, नीचे जम जाएगा और पानी जो है भाप बनकर उड़ जाएगा, तो ये अलग हो गए एक दूसरे से, ओके।
तो ये मिश्रण और यौगिक की विशेषताएं हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ये चीज़ का याद रखना है कि यौगिक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, ठीक है, और मिश्रण में ऐसा कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। क्वेश्चन करते हैं बेटा, फर्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित को तत्वों, यौगिकों और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो बेटा कौन से तत्व हैं और कौन से यौगिक, तो यहाँ देखो सोडियम, मैं ऐसे लगा देती हूँ, सोडियम भी बेटा क्या है, तत्व है, चांदी तत्व है, कैल्शियम तत्व है, उसके बाद सिलिकॉन तत्व है, कैल्शियम तत्व है, और यहाँ पर ये सब तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद मिश्रण कौन है बेटा, मिट्टी एक मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये सारे तत्व थे। ये सारे तत्व थे, ठीक है, और मिट्टी मिश्रण है, ये चीनी का घोल क्या है बेटा, मिश्रण है, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट क्या है बेटा, कार्बोनेट होता है CaCO3, तो ये एक यौगिक है। ओके, आप पूरा पूरा नाम लिख लेना, अलग अलग छाट के लिखने आपको इस तरीके से, यहाँ पर तत्व, यहाँ पर मिश्रण और यहाँ पर यौगिक, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे। सोडियम क्या हो गया, तत्व हो गया, मिट्टी क्या हो गए, मिश्रण हो गई, चीनी का घोल भी क्या हो गया, मिश्रण हो गया, उसके बाद चांदी जो है बेटा वो तत्व है, कैल्शियम तत्व है, ठीक है, इस तरीके से आपको छाट के लिखने हैं। कार्बोनेट बेटा यौगिक है। ओके, 1 मिनट बेटा, ये पूरा कैल्शियम कार्बोनेट था। तो आपका ये कैल्शियम नहीं आएगा, ये पूरा नाम था कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये यौगिक में आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद है टीन, तो टीन भी आपकी क्या है बेटा, एक निश्चित अनुपात में है, तो यौगिक है, ठीक है। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन आपका क्या हो जाएगा, तत्व, सिलिकॉन क्या है, तत्व है, सिलिकॉन। फिर कैल्शियम एक तत्व है। उसके बाद हवा एक मिश्रण है, कोई निश्चित अनुपात नहीं है बेटा। फिर साबुन भी क्या है, साबुन एक यौगिक है। मीथेन भी बेटा एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो क्या है, वो भी एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त आपका क्या है, मिश्रण है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये छांटने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित यौगिकों में मौजूद तत्वों के नाम बताएं। तो देखो तत्वों के नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूने का, बिना बुझे चूने को क्या बोलते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। अब इसमें कौन कौन से तत्व छुपे हैं बेटा, एक तो कैल्शियम और एक ऑक्सीजन, तो आप क्या बताओगे, कैल्शियम और ये ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S, इसमें कौन कौन है बेटा, हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन तत्व है और दूसरा सल्फर, इन दोनों के मिलने से बना। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaHCO3, तो यहाँ पर सोडियम तत्व है, उसके बाद हाइड्रोजन एक तत्व है, उसके बाद कार्बन एक तत्व है, ये क्या है, ऑक्सीजन एक तत्व है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम है इसमें एक तो, ठीक है।
दूसरा इसमें सल्फर है तत्व, फिर है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमने बता दिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा, समझाइए कि पानी एक यौगिक क्यों है और मिश्रण क्यों नहीं है। तो बेटा देखो, पानी एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित अनुपात में मिला है। क्योंकि जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ एक निश्चित अनुपात यानी कि 1:8 में मिलते हैं, तभी हमें जल का एक यौगिक प्राप्त होता है। इसलिए जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। अगर आप इससे 1:9 कर दो या 2:7 कर दो या 2:8 कर दो, तो इनसे हमें जल नहीं मिलेगा। 1:8 में मिलाओगे तभी जल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण को गर्म करने पर बनने वाले यौगिक का नाम बताइए। यदि इस यौगिक में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो विकसित गैस का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर लोह और चूर्ण को सल्फर के मिश्रण को गर्म करते हैं, तो लोहा क्या होता है, ये होता है। इसमें सल्फर मिलाएंगे तो हमें जो मिलेगा ये मिलेगा, इसको बोलते हैं फेरस सल्फाइड। ठीक है, तो ये यौगिक का नाम है। यदि इस यौगिक को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाएंगे यानी कि बेटा HCl में मिलाएंगे तो हमें कौन सी गैस मिलेगी। तो यहाँ पर ये FeCl2 ये बन जाएगा एक तो यौगिक, दूसरा हमें H2S, ये हमें यहाँ पर H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगी। ठीक है, लिखोगे कैसे बेटा इसको, तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे, लोह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त यौगिक का नाम फेरस सल्फाइड है। जब इसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है। और ये समीकरण यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, यहाँ से लेकर ये और इसके बाद ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर हमें ये मिला। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।